हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये नेपोलियन को लेकर, जिसमें नेपोलियन के पतन के बारे में हम बात करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि 1799 से लेकर 1804 तक प्रथम कौंसल के रूप में कार्य करता है, और उसके बाद 1804 से लेकर 1815 तक वह कई उपलब्धियों को अर्जित करता है। इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की। अब हम बात करेंगे नेपोलियन के पतन को लेकर कौन कौन सी घटनाएं थी जो उसके पतन में उत्तरदायी सिद्ध हुई। तो हम बात करेंगे वन बाय वन। पहले 1807 के बाद ऐसी अनेक घटनाएं और पराजयों का सामना करना पड़ा था नेपोलियन को, जिसके कारण उसका पतन हो गया था। तो सबसे पहली घटना मानी जाती है महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड का जीवन महाद्वीप के व्यापार एवं वाणिज्य पर निर्भर है, और यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो इंग्लैंड को विवश होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। अतः इंग्लैंड के वाणिज्य व्यापार को नष्ट करने के लिए नेपोलियन ने एक योजना बनाई, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए नेपोलियन को अनेक देशों के साथ युद्ध लड़ने पड़े, और उसने हॉलैंड, पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। विरोध करने के कारण पोप को भी बंदी बना लिया गया और राज्य छीन लिया गया। अतः अनेक देश नेपोलियन के प्रबल शत्रु बन गए, जिन्होंने अंत में संयुक्त सेना गठित की और उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। अगला जो महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत उसने जो योजना बनाई वह थी प्रायद्वीपीय युद्ध। 1807 में नेपोलियन ने पुर्तगाल पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। 1808 में नेपोलियन ने स्पेन के शासक चार्ल्स को अपदस्थ कर दिया और अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन की गद्दी पर बैठा दिया। जब नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन की गद्दी पर बैठाया तो स्पेन की जनता ने तीव्र आक्रोश उत्पन्न किया और नेपोलियन का विरोध करना भी शुरू कर दिया। और इस अवसर पर इंग्लैंड ने स्पेन की क्रांतिकारियों को सहायता देना शुरू किया, और इंग्लैंड के सेनापति आर्थर वेलेज़ली ने अनेक स्थानों पर फ्रांसीसी सेनाओं को परास्त कर दिया, और इस प्रकार नेपोलियन की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, और नेपोलियन का भाई जोसेफ बोनापार्ट स्पेन की गद्दी छोड़कर भाग गया। लेकिन इस अभियान के पश्चात नेपोलियन की प्रतिष्ठा को और शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा था। उसकी सैनिक शक्ति क्षीण हो गई थी। अगला जो उसका अभियान था मास्को अभियान, जो कि 24 जून 1812 ईस्वी को नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। रूसी सेनाओं को पराजित होना पड़ा। 14 सितंबर 1812 ईस्वी को नेपोलियन मास्को पहुंचा, और वहां से उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः उसने फ्रांस लौटने का निश्चय किया। रूसी सैनिकों ने पीछे से आक्रमण कर नेपोलियन की सेना को भीषण क्षति पहुंचाई। 20,000 सैनिकों के साथ नेपोलियन फ्रांस पहुंचा, जहां पर उसका भव्य स्वागत किया गया था। लेकिन मास्को अभियान के पश्चात नेपोलियन के कई सैनिक मारे गए थे, उसके सैनिक नष्ट हो गए थे, और नेपोलियन की इस अभियान के पश्चात उसकी सैनिक शक्ति काफ़ी क्षीण हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वह कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता था, और इसी कारण इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा ने फ्रांस के विरुद्ध चौथे गुट का निर्माण किया। अक्टूबर 1813 में नेपोलियन तथा मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं ने लिप्जिंग नामक स्थान पर दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। 4 दिन तक चलने वाला यह युद्ध इतिहास में राष्ट्रों का युद्ध कहलाया, और इस युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह पराजित हुआ। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को एल्बा द्वीप में रहने के लिए भेज दिया। विवश होकर नेपोलियन को एल्बा द्वीप पर रहना पड़ा। लेकिन 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था पुनः, क्योंकि फरवरी 1815 में नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस पहुंच गया।
फ्रांस के सैनिकों तथा जनता ने नेपोलियन का भव्य स्वागत किया और उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया। एल्बा से आने के बाद नेपोलियन ने 100 दिनों तक पुनः शासन किया और मित्र राष्ट्रों ने पुनः 18 जून 1815 ईस्वी को नेपोलियन पर आक्रमण किया, जिसे वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में नेपोलियन की शक्ति पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा और कई वर्षों के बाद, लगभग 6 वर्ष के बाद 5 मई 1821 ईस्वी को नेपोलियन की मृत्यु हो गई। और इसी के साथ एक शक्ति का, एक युग का समापन हुआ। और हमने बात की नेपोलियन की उपलब्धियों के बारे में, नेपोलियन की प्रथम कौंसल के रूप में कार्यों के बारे में, नेपोलियन की पतन के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।